हे गाइस, वेलकम टू डिसेबिलिटीज़ एंड एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स। मेरा नाम है सुरभि गुप्ता और आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएचएलएस। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर कीजिए। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएचएलएस, डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, जो इसकी फुल फॉर्म है, इसका एम है कि पर्सन को इस तरीके से ट्रेन करना, उसको जो उसके स्किल्स हैं उनको लेस करना ताकि वो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी दे सके बच्चों को जिनको ज़रूरत है। वो प्रोग्राम को कंडक्ट करा सके जो अर्ली इंटरवेंशन के प्रोग्राम होते हैं, जिन लोगों को कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है उनके लिए पहचान कर सके, जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है। लोगों को बता सके कि वो किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं, जो डिसऑर्डर होते हैं कम्युनिकेशन उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। जो बेसिक ऑडियोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, यानी कि हमारे जो ईयर की टेस्टिंग होती है, पीटीए टेस्ट होता है, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको वो कर सके, ये इसका एम है। ऑब्जेक्टिव है कि जिनको वो ट्रेन कर रहे हैं वो प्रोवाइड करा सके बेसिक क्लिनिकल जो सर्विसेज होती है, जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, या फिर उसको स्पीच में प्रॉब्लम आती है तो असेसमेंट कर सके, उसका मैनेजमेंट कर सके जिस व्यक्ति को कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। इसके अलावा और भी सारे ऑब्जेक्टिव हैं इसमें। लोगों को बता सके, उनको बता सके कि उनको एजुकेट कर सके कि किस तरीके की प्रिवेंशन करने चाहिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए जिस व्यक्ति को कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है या कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी है। ड्यूरेशन की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की बैक आ जाती है, किसी तरीके की चीज़ें आती हैं, तो मैक्सिमम 2 ईयर्स में वो अपनी इस कोर्स को, डिप्लोमा कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। एलिजिबिलिटी 12th के बाद, और जिसके पास 12th में सब्जेक्ट फिजिक्स रहा हो, केमिस्ट्री रहा हो, बायोलॉजी रहा हो, मैथमेटिक्स रहा हो या फिर कंप्यूटर साइंस रहा हो। बीए के जो बच्चे होते हैं या फिर जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो इस डिप्लोमा कोर्स को नहीं कर सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। और मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 17 साल होनी चाहिए। मीडियम आप एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश या हिंदी में दे सकते हैं। क्राइटेरिया ऑफ पासिंग को समझने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके से पेपर आता है और कितने पेपर होते हैं। थ्योरेटिकल पेपर इसमें 4 होते हैं, बाकी और जो 4 होते हैं वो प्रैक्टिकल्स होते हैं। आपका प्रत्येक पेपर है जो वो 3 घंटे का एक पेपर होता है। इस कोर्स में सिर्फ आपके एक बार एग्ज़ाम्स होते हैं, लास्ट में जाके पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है, जिसमें आईई जो लिखा है वो इंटरनल नंबर आपके जाते हैं, जो आपके कोऑर्डिनेटर होते हैं आपके कोर्स के, वो आपको देते हैं। उसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की, तो जो फाइनल एग्ज़ाम जो 50 जो आपको लिखा हुआ यहाँ दिख रहा है, जिस पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, वो तो टोटल नंबर आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आपके होते हैं, आते हैं बाहर से, वो देते हैं। और जो बाद में आपको जो यहाँ 50 लिखा हुआ दिख रहा है, ये डिसाइड करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि जो एग्जामिनर बाहर से आए हैं वो, और आपके जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं वो मिलके इस 50 में से आपको मार्क्स देते हैं। इस तरीके से ये पूरा पेपर 800 नंबर का होता है। अब हम समझ लेते हैं कि पास होने का क्राइटेरिया क्या है। 40% ईच इन थ्योरी एंड IA, यानी कि 40% मार्क्स आपके थ्योरी में आनी चाहिए। जैसे कि 70% आपके थ्योरी की मार्क्स हैं तो उसका 40% हुआ 28, तो पास होने के लिए 28 मार्क्स आपको थ्योरी में चाहिए, और फिर 40% आपको IA में चाहिए, यानी कि 30, यानी कि 12 नंबर आपको IA में, यानी कि इंटरनल जो आपको मार्क्स देते हैं टीचर, उसमें चाहिए। और 50% मार्क्स आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आपको प्रैक्टिकल्स में मिनिमम होनी चाहिए पास होने के लिए। बाकी यहाँ आपका दिया हुआ कि कितने टाइम तक आपको एक क्लास अटेंड करनी चाहिए, कितना टाइम, कितने आवर आपको एक पेपर को देने चाहिए, ये परसेंटेज का क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आपके 40 से लेके 49.9 के बीच में परसेंटेज आती हैं तो आप क्लास में पास हैं। इसी तरीके से सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न और डिस्टिंक्शन आपका दिया हुआ है अगर आप 75% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसको डिसेबिलिटी है, उसके लिए अलग अलग प्रोविज़न किए गए हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि उसको कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाएगा,
एक्स्ट्रा टाइम उसको दिया जाएगा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है उन लोगों के लिए जो जो डिसेबल हैं। उनको सेपरेट रूम प्रोवाइड किया जाएगा। अगर उनको लिखने में प्रॉब्लम है तो अलग से उनके लिए एक बच्चे को हायर किया जाएगा ताकि वो उसकी राइटिंग कर सके। इसके अलावा मैंने बताया आपको पहले ही कि थियोरेटिकल जो पेपर हैं वो 4 हैं, जिसमें चारों में अपनी 5-5 यूनिट हैं। जैसे पहला है इंट्रोडक्शन टू ऑडियोलॉजी, जिसमें 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट को कवर करता है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, जिसमें भी 5 लैंग्वेज हैं। और उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर फर्स्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर सेकंड। इस तरीके से ये 4 पेपर आपके थियोरेटिकल हैं जो इसमें कवर होते हैं। उसके बाद इसी प्रकार आपके 4 प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट, ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट, स्पीच लैंग्वेज असेसमेंट और स्पीच लैंग्वेज मैनेजमेंट। यानी कि ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट की किस तरीके से हम ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट में हम उसके कौन कौन से टेस्ट हैं जो कर सकते हैं। ऑडियोलॉजिकल से मतलब हमारी हियरिंग से है, तो किस किस तरीके के टेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कम सुनाई देता है या नहीं सुनाई देता, तो जैसे पीटीए होता है, प्योर ट्यून ऑडियोमीटर, ऑडियोमेट्री जो होता है वो हम कर सकते हैं। उसकी बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए, ये सारा इसमें आता है। कंडीशनिंग फॉर ऑडियोमेट्री, उसको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें हम प्रैक्टिकल में सीखते हैं कि कैसे ये करनी चाहिए। ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट की जब बात आती है तो अगर किसी व्यक्ति को हियरिंग लॉस है किसी भी प्रकार का, तो हमें अगर ये हमने असेस कर लिया टेस्ट के थ्रू, हमने अगर ये असेसमेंट कर लिया कि उसको कोई प्रॉब्लम है, तो किस तरीके उसका मैनेजमेंट करना है। हमें प्रॉब्लम पता चल गई, अब उसको मैनेज कैसे करना है, तो किस प्रकार के हियरिंग एड्स की उसको ज़रूरत है, किस तरीके के हियरिंग एड उसके लिए सूटेबल हैं, उसका फाइनेंशियली और इस व्यक्ति के अकॉर्डिंग उसको वो चीज़ सही कौन सी है वो प्रोवाइड करना। ये सारी चीज़ें ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट में आती हैं। बच्चों के लिए कौन कौन से एड्स हैं और हियरिंग एड्स हैं जो काम करते हैं उनके लिए, उसको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि अगर कोई भी एड में खराबी आती है तो छोटे छोटे जो माइनर रिपेयरमेंट उसको आने चाहिए, कैसे उसको रिपेयर किया जा सकता है। ये सारी चीज़ मैनेजमेंट में आती है कि चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करना। इसी प्रकार से स्पीच और जो लैंग्वेज का असेसमेंट होता है, तो इसमें सिलेबस दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें जब स्पीच और लैंग्वेज का असेसमेंट होगा, जो ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट होगा, मैनेजमेंट होगा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, ताकि हम इन चीज़ों को समझ पाएँ। किसी व्यक्ति का अगर हमें स्पीच लैंग्वेज असेसमेंट करना है तो किस प्रकार से होगा, अगर उसका मैनेजमेंट करना है तो वो सारी चीज़ें कैसी देखी जाएंगी। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मैं आपकी पेपर कराना शुरू कर दूँगी। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर।